अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाए भैया, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए, चलिए जल्दी जल्दी आ जाए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाए। एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर ही कर दें, जितने भी लोग हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें, ठीक है ना। फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए, चलिए। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, तो आज से हमने बोला था कि आप लोगों का डेली जो है 7 बजे से प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि यूपीटीजीटी का भी डेट आ गया है सारे एग्जामों का। बबीता कुमारी जी, हाँ चलिए। विकास कुमार जी, योगेंद्र कुमार जी, हाँ चलिए। प्रवीण कुमार जी गुड इवनिंग, संगीता कुमारी जी गुड इवनिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, राम नाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 एमपी वर्ग 2 और 3, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो यूपी टीजीटी, इन सब से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन श्रृंखला है, यह प्रैक्टिस सेशन है। तो अब 7 बजे से आपको डेली क्लास मिलेगी। तो सभी लोग एक बार क्या करें, क्लास को शेयर कर दे, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 एवं एस्टेड की तैयारी या एमपी वर्ग 2 की तैयारी या फिर यूपी टीजीटी की जो रिवीजन करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9628 95 92 37 पर, या 83 18 48 92 91 पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? शारीरिक शिक्षा में उच्च स्तर प्रमाण पत्र की, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा की, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम बीपीई की, एवं शारीरिक शिक्षा में डिग्री की। किसकी बात कही थी, बताइए, जल्दी से बताइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब 1957 लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की बात करें अगर हम, तो इसकी जो है स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है ना। और इसके पहले जो प्राचार्य थे वो कौन थे? पीएम जोसेफ महोदय थे, जो इसके पहले प्राचार्य थे। और 1957 में सबसे पहले इसमें बीपीई की शुरुआत हुई, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा अर्थात बीपीई की शुरुआत की। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है, अगर एमपीएड की बात करें, ये तो बीपीई, अगर मैं बात करूं एमपीई की, कि एमपीई की शुरुआत कब यहां पे हुई, तो याद रखना 1963 में। किस सन में? 1963 में, जो कि आपका परास्नातक की जो उपाधि थी वह यहाँ पे शुरू की गई। इसके साथ ही साथ बात करें कि 1964 में क्या हुआ, तो यह जो है 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन था। कब तक? 19 विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसने इसका नाम लक्ष्मीबाई कब रखा गया, तो याद रखना 1973 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान किया गया। किस सन में? 1973 में। तो याद रखना 1973 में क्या किया गया? इसका नाम बदला गया। यह भी पूछता है कि इसका नाम कब बदला गया, तो 1973 में इसका नाम बदला गया। यह ऑटोनॉमस कब बना, तो यह भी याद रखना 1982 ईस्वी में। यह क्या था? यह जो है ऑटोनॉमस था, ठीक है ना। 1982 में यह ऑटोनॉमस हुआ। और 1982 में ही क्या हुआ? त्रिवेंद्रम जो था, त्रिवेंद्रम में इसकी एक ब्रांच को खोला गया। किस सन में? 1982। त्रिवेंद्रम कहां? केरला में। यह क्या किया गया? इसकी एक ब्रांच को खोला गया। उसके बाद में अगर आपसे यह पूछ ले कि इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, यह पूर्ण विश्वविद्यालय कब बना, तो 2009 में। 2009 में यह क्या बना? पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला। विश्वविद्यालय यह बना पूर्ण विश्वविद्यालय किस सन में? 2009 में बना। इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि गुवाहाटी में इसकी ब्रांच कब खोली गई, तो याद रखना
2010 में। 2010 में इसकी एक और ब्रांच खोली गई जो कहां पे, असम गुवाहाटी में खोली गई, याद रखना, ठीक है ना। तो यह आपका क्या हुआ, यह रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ फैक्ट थे जिनको आपको जानना जरूरी है, जिससे कि क्वेश्चन हर एक पॉइंट से, जितना पॉइंट बताएं इनमें से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को और अगर उसको टफ बनाना होगा तो वो क्या करेगा, यही 3-4 सन को एक साथ रख देगा और एक तरफ दे देगा कि इस सन में क्या 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 काम हुए उनको, और दे देगा कि इनको मिलान करो, और फिर नीचे दे देगी ए होगा 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, 3 1 2 होगा, या दे देगा उसके बाद में कह देगा कि इसको सीक्वेंस में कैसे होगा। तो यह कई प्रकार से, किस प्रकार से मॉडरेट कर सकता है क्वेश्चन को, वो समझने की जरूरत होती है। आप एग्जामिनर की तरफ जब तक नहीं सोचोगे तब तक चीजें सही से नहीं सॉल्व हो पाएंगी। चलो बात करते हैं विषय। पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थल को इसमें से किस स्थिति में छोड़े। राहत के चयन, पाठ पर स्पष्ट समझ, सकारात्मक सोच और शिक्षक के प्रति आदर, किस पर छोड़ देगा, बताइए जल्दी से। तो देखो, जब कभी भी पाठ के अंत की बात आती है, मान लो तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उस ट्रेनिंग का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नहीं। पाठ का स्पष्ट समझ तो ठीक है, राहत का चयन भी ठीक है, शिक्षा के प्रति आदर, तो शिक्षक के प्रति आदर का तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वह क्या होता है कि जिस समय वह उस स्थल को छोड़े, जिस समय वह मैदान को छोड़े, जिस समय वह ग्राउंड को छोड़े, तो उस समय उसको यह पता होना चाहिए, यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, कि उसमें जो है सकारात्मक सोच है कि नहीं है। तो याद रखना क्या होना चाहिए, सकारात्मक सोच उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रैगर, क्या कर रहा है, तीसरा स्ट्रैगर कितनी दूरी पर होता है। 7.04 मीटर, 14.71 मीटर, 0 मीटर, 21.04 मीटर, कितने मीटर की दूरी पर होता है, यह बात कही गई है। जल्दी से बताओ। देखो, अगर मैं स्ट्रैगर का फार्मूला आप लोगों से पूछूं कि स्ट्रैगर का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रैगर का आप में क्या बता दो, फॉर्मूला बता दो कि स्ट्रैगर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। देखो, जब भी 400 मीटर की ट्रैक की बात आती है तो 400 मीटर के ट्रैक में हमेशा याद रखना, फर्स्ट लेन को कोई भी स्ट्रैगर नहीं दिया जाता, 0-0 स्ट्रैगर होता है। उसके बाद में अगर मैं 400 मीटर स्ट्रैगर की बात करूं तो 400 मीटर स्ट्रैगर में जब भी हम बात करेंगे तो क्या होता है, W n-1, ठीक, माइनस 0.10, ठीक, 2 पाई। ये 2 पाई क्या होता है, जितने कर्व उतनी पाई, जितने कर्व वह दौड़ेगा उतनी पाई इसमें लगा देगा, ठीक, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितने क्या होंगे, जितने आपके कर्व वह दौड़ेगा प्लेयर, उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही इसका क्या होता है, उतना ही इसका जो है आपका पाई होगा। अब मैं बात करूं अगर आपसे फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, तो फर्स्ट लेन में अब अगर मैं बात करूं तो एन पार होता है नंबर ऑफ लेन, डब्ल्यू पार होता है विड्थ ऑफ लेन, मतलब लेन की चौड़ाई कितनी है। अब अगर पहले लेन की बात करें तो पहले लेन में 0-0, दूसरे लेन की जब हम बात करते हैं, जब रखोगे तो यहां पे आता है 7.04। अब इसको कुछ नहीं करना है, तुम एक याद रखो, कोई भी चीज का आंसर निकालने के लिए कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब आप फार्मूला नहीं याद है, मान लो फार्मूला नहीं याद है, छोड़ दो, पहले में 7 है, दूसरे में इसी का दूना कर दो, 7 दूनी 14, और थोड़ा सा उससे बढ़ा दो, 0.71 हो जाता है। तीसरे में 7 3 21, इधर 7 है तो कुछ और मिल जाएगा तो वो 22 में बदल जाएगा, तो 22.38 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से बदलते जाओ तो क्या होगा, दूसरे लेन के लिए 7.04, तीसरे लेन के लिए 14.71, हाँ, और चौथे लेन की अगर बात करें तो 7 चौका
28 और 2 उधर चलाएगा, 22 था तो उधर से जब आएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक, तो 30.05। उसी प्रकार से फिर चल जाओ, हाँ, 7 पचे 35 और 3 बढ़ा दो, सॉरी 35 और 2 बढ़ा दो 37, 37.71। फिर उसी तरीके से बढ़ाते जाओ, तो साथ में मल्टीप्लाई करते जाओ और थोड़ा आगे पीछे करते जाओ, ऑप्शन में आपको खुद ही दिख जाएगा वो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्या किया, ये अब यहाँ पे देखो 14 एक ही है, फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है, अब थर्ड लेन का पूछा तो मैंने किया 7 दूनी 14, तो इसमें 14 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, यही हमने आंसर लगा दिया, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है। एडवर्ड हिचकॉक की, जे.एफ. विलियम्स की, चार्ल्स ए. बूचर की, जे.बी. नेस की, किसकी है? बिल्कुल गोल्डन बॉय जी, ऑलमोस्ट 7 का आप टेबल पढ़ते जाइए, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते जाइए। चलिए तो देखो, अगर मैं बात करूं तो जे.एफ. विलियम्स ने यह कहा था कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है, याद रखना। तो यह बात किसने कही है? जे.एफ. विलियम्स ने कही है, ठीक। चलो अब आगे चार्ल्स ए. बूचर की, जे.बी. नेस की, इन सब की आपको परिभाषा मैंने बताई है, कैसे याद रखना है वो भी बताया है। आगे बात करते हैं, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण क्या है? लॉर्जल मैथनी टेस्ट, टटल प्लस रेशियो टेस्ट, वेलिंगटन हार्वर्ड टेस्ट, क्रॉस वेबर टेस्ट, बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि न्यूनतम शक्ति की माप कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? न्यूनतम शक्ति की माप की अगर मैं जब भी बात करूं, तो जब भी न्यूनतम शक्ति की माप मांसपेशियों की बात आएगी तो वहां पे आएगा क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्लस और माइनस पोज, हाँ पोसेस क्या होती है? एक मसल होती है, उसी की बात है। तो वहां से आपको ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, तो उसके बाद में अगर टटल प्लस रेशियो की बात करें तो टटल प्लस रेशियो क्या करता है? टटल प्लस रेशियो जो होता है यह है आपकी, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है उसको नापने के लिए होता है। किसको? आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो होती है उसको नापने के लिए आपका क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को नापने के लिए टटल प्लस रेशियो होता है, याद रखना, ठीक। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आप सभी लोग जानते हो, लुशियन ब्रोहा ने बनाया था, 1943 में बनाया था। 20 इंची के बेंच पे क्या किया जाता था? 5 मिनट तक प्रति मिनट 30 स्टेप के हिसाब से वर्कआउट कराया जाता था। और इसमें 3 पल्स काउंट किए जाते हैं 30 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए आपका क्या किया जाता है? पल्स काउंट किया जाता है, याद रखना, ठीक। तो आप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात पूछ लूं, अब इसी क्वेश्चन को अगर वह बनाएगा या उसको और किसी तरीके से बनाना होगा तो वह यह पूछ लेगा कि क्रॉस वेबर टेस्ट का इनमें से कौन कौन से या कितने टेस्ट बैटरीज होती हैं। तो क्रॉस वेबर टेस्ट में अगर पूछ लेगा कितने टेस्ट बैटरी होती हैं तो आप क्या बताओगे? तो क्रॉस वेबर टेस्ट में 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं। इसी को अगर वह और बनाना चाहेगा तो यह पूछ लेगा कि क्रॉस वेबर टेस्ट को किसने इजाद किया, तो क्या बताओगे? डॉक्टर क्या था? हांस क्रॉस और डॉक्टर सोंजा वेबर। कौन? हांस क्रॉस और सोंजा वेबर ने क्या किया था? और पूछ लेगा किस सन में, तो 1954 ईस्वी में किया गया था, ठीक। अगर इसमें पूछा जाएगी कि ये जो 6 बैटरी है, अब उसमें से यह भी दे सकता है कि पूरा दे देगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि टेस्ट बैटरी इसमें नहीं है, तो क्या बताओगे? इसमें कितने 6 टेस्ट बैटरीज कौन कौन सी होती हैं? एब्डोमिनल प्लस पोज, प्लस पोसेस मसल, एब्डोमिनल माइनस पोसेस मसल,
पोजेस एंड लोअर एब्डोमिनल मसल, उसके बाद में अपर बैक मसल, लोअर बैक मसल, फ्लोर टच लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। इन सब को मैंने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट एंड मेजरमेंट में विथ डायग्राम आपको दिखाया है, आपको समझाया है अच्छी तरीके से एकदम, कि एक एक चीजों को आपको बारीकियों से एकदम विथ डायग्राम आपको मैंने दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे टेस्ट होते हैं यह। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? मस्तिष्क के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द किसने प्रयोग किया? बताओ। देखो अब मनोविज्ञान की बात आई है तो यहां पे भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो मनोविज्ञान की जब भी बात आती है तो हम यहां पे क्या पढ़ते हैं? मनोविज्ञान लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है साइको, क्या होता है, या इसी को साइकी भी कहते हैं। साइकी, साइकी का मतलब क्या है? आत्मा। और फिर क्या होता है? फिर आपका होता है लोगस। लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। तो जो आत्मा का अध्ययन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। लेकिन वर्तमान में हम किसको कहते हैं? वर्तमान समय में हम कहते हैं किसको? वर्तमान समय में हम कहते हैं जो आपका व्यवहार का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो भी मनोविज्ञान है या जो भी मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान में कई सारे मनोवैज्ञानिक आए और एक दूसरे के तथ्यों को काटते हुए चले गए, एक दूसरे के तथ्यों को काटते हुए चले गए। मैंने यह पहले ही आप लोगों को बताया था, क्योंकि सबसे पहले क्या था कि जो मनोविज्ञान था उसको हम आत्मा का विज्ञान कहते थे, जिसको अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने मनोविज्ञान को, इसीलिए आपको पुराने मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु का। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। याद रखना, किसको? विलियम वुंट को। विलियम वुंट को वर्तमान मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद में फिर आपके गैरेट जो थे, गैरेट ने साइकोलॉजी का वर्गीकरण किया साइकी और लॉगस दो वर्डों में। ये जो पूछता है कि ये जो साइकी शब्द है वह किस भाषा का, या साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है, या यह भी कह सकते हो ग्रीक भाषा का शब्द है, या ग्रीस भाषा का, कुछ भी कहे सबका मतलब एक ही है। ठीक। फिर उसके बाद में जब मध्य युग आया, 17वीं शताब्दी आई, उस समय मन या मस्तिष्क का अध्ययन कहा जाने लगा, जिसको पंपोलॉजी ने कहा था। किसको कहा था? पंपोलॉजी। और इनके समर्थक कौन कौन थे? तो इनके समर्थक थे जॉन लॉक थे, रिचेरी थे, थम्सरीर थे, बहुत सारे लोग इसके थे। क्या थे? इसके जो थे बहुत सारे लोग इसके क्या थे? समर्थक थे। तो अगर उसी समर्थकों में से एक थे रुडोल्फ गॉयकिल। रुडोल्फ गॉयकिल जो थे, इन्होंने ही, अगर मैं बात करूं तो रुडोल्फ गॉयकिल, पंपोलॉजी, ये जो लोग थे इन्होंने ही मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा? मन या मस्तिष्क का अध्ययन कहा। 17वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि साइको का मतलब होता है मन और लॉगी का मतलब होता है क्या? अध्ययन। अब जब वहां पे मन की बात आई कि मन क्या होता है, तो मन की जब वहां पे बात आई तो वहां पे यह शब्द कहा गया कि मन मतलब जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं उसी को मस्तिष्क, और उन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही होता है। और 1700 ईस्वी में इसी को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। और फिर आया चेतना का विज्ञान। फिर क्या आया? चेतना का विज्ञान। और ये जो चेतना का विज्ञान आया मेरे भाई, इस चेतना के विज्ञान को किसने दिया? तो याद रखना, विलियम वुंट ने। और इसी विलियम वुंट को हम क्या कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, याद रखना। उसके बाद में इसमें क्या था? ये जो चेतना होती है वह चेतना क्या है? तो वह है मानसिक स्थिति का क्या? आंतरिक रूप जो होता है, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप होता है, जो संवेदनाओं द्वारा हमको चेतना प्राप्त होती है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को भी फिर काट दिया। क्यों? क्योंकि विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल ने चेतना की बात को एक अक्षर में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा चेतना क्या है? एक बुरा शब्द है जिसका हम
जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हम चेतना को हम मनोविज्ञान नहीं कर सकते। फिर अगर बात करें हम, तो आया व्यवहार का विज्ञान, जिसको जेबी वॉटसन ने कहा। क्या? व्यवहार का विज्ञान। और इस व्यवहार के विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? जेबी वॉटसन। कौन थे? तो याद रखना, जेबी वॉटसन महोदय थे। और ये जो जेबी वॉटसन थे, ये कहां के थे? अमेरिका के थे। और इनके जो समर्थक थे वो थे बीएफ स्किनर, सीएल हल, इवन पी पावलोव, ये सब। तो इसीलिए ये इसकी बात हुई। और वुडवर्थ ने, इसीलिए विलियम वुडवर्थ ने एक कथन कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन को छोड़ा, उसके बाद चेतना खोई, और अब क्या है? अब व्यवहार के क्या करता है? विज्ञान को स्वीकार करता है। याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलो, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं लय योग्यता, अनुकूलित योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, युग्मन योग्यता। हमको लगता है कभी कभी हम बहुत डीप चले जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते ना, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा डीप समझा देते हैं ना। चलो कोशिश करेंगे थोड़ा कम टाइम लेने का। चलिए, अगर मैं बात करूं कि खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य, जब अलग अलग चीजों को एक साथ कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कपल। कपल क्या होता है? दो चीजों को एक साथ ना। कपल क्या होता है? शादी ब्याह में क्या तुम अकेले हो तो तुमको कोई कपल कहता है? कोई कपल नहीं कहता। बड़ी बेचारे वाली दृष्टि से देता है, राम रे सदिये नहीं हो रही है, कपले नहीं मिल रहा। अब कपल कब होता है? जैसे नया शादी हुआ तुम्हारा, तैसे तुम बन गए कपल में। अब कपल जैसे बना तो क्या हो गया? दो चीजों को क्या, कई विधियों गतिविधियों को एक साथ आपने किया, तो जब दो लोगों को मिलाया तो क्या बन गया? युग्मन योग्यता बन गई। क्या बन गई आपकी? युग्मन योग्यता बन गई। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों से कि ये जो लय योग्यता है, अनुकूलित योग्यता है, प्रतिक्रिया योग्यता है और युग्मन योग्यता है, यह किसका भाग है? यह कोऑर्डिनेशन का भाग है। तो कोऑर्डिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की बात करें अगर हम, तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के कितने प्रकार? चलो, सात प्रकार। और इन सातों प्रकारों को हमने आपको याद करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया था। उसको बता दो कि ये सातों प्रकार कौन कौन से होते हैं, यह भी बता दो हमको। क्योंकि देखो, क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि इस जगह से पूछेगा इस जगह से नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन अगर पूछेगा ना मेरे भाई, तो वह क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकता है। और कहीं से पूछ सकता है, इसलिए आपको भी याद होना चाहिए। मैंने आपको स्पीड के कितने प्रकार हैं वह भी बहुत अच्छे से बताया था आपको। और इसके, क्योंकि इन्हीं दोनों के उसमें आपको क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। स्पीड और इसी में, इन्हीं दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है कि स्पीड के कितने प्रकार हैं और कोऑर्डिनेशन के कितने प्रकार हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन के कितने प्रकार हैं। मैंने बताया था ओसीआर। क्या बताया था? ओसीआर। मैंने बताया था ओसीआर। तुम क्या हो? बड़ा डरपोक हो। बड़े क्या हो? बड़े ओसीआर। तुम क्या हो? बड़े क्या हो गए? डरपोक हो। याद रखो, ओसीआर तुम बड़े डरपोक हो। तो ओसीआर तुम बड़े डरपोक हो मतलब क्या? ओ मतलब क्या होता है?
ओरिएंटेशन एबिलिटी। सी मतलब क्या होता है, कपलिंग एबिलिटी। आर मतलब क्या होता है, रिएक्शन एबिलिटी। बी मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग एबिलिटी। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ठीक, विभेदन योग्यता जिसको बोलते हो। फिर ए मतलब एडॉप्टेशन एबिलिटी, आर मतलब रिदमिक एबिलिटी। तो समझ में आया। ओसियार, तुम बड़े क्या हो, डरपोक हो। किसकी, बीबी अक्सर कहती है ना, जब लड़ाई होता है, जब पता चला कि पति जो है अपनी जो है मां से नहीं लड़ रहा है अपनी वाइफ के लिए, हाँ, अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, तो बीवी उसको हड़काने के लिए, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए क्या कहती है, तुम बहुत डरपोक हो, अपनी बातों को भी अपने घर में नहीं रख पाते हो, तो तुम बहुत डरपोक हो। ओ सियार की तरह तुम क्या हो, डरपोक हो, मतलब कपल बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो चीजों को ऐसे किसी न किसी तरीके से याद कर लो, बस मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ। क्रॉस वेबर, रोजर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, ब्रूस व उनके साथी स्कैनर परीक्षण, क्या हुआ। चलो तो बात करें लो बैक पेन के लिए क्या होता है, क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण होता है, याद रखना, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन आया था तो किसी ने इसका जवाब दिया था। चलो आगे बात करते हैं। 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्ट्रेगर दूरी होगी, बताओ। अब स्ट्रेगर की बात आ रहा है, रिले की बात आ गया है, किसकी बात आ गया, अब रिले रेस की बात आई है, बताओ। तो क्या होगा, देखो अगर रिले की बात करें तो यह जो रिले रेस है, इसमें जब भी हम बात करेंगे तो इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए इवेंट होते हैं। इसमें दो इवेंट होते हैं, 4x100 मीटर एवं 4x400 मीटर। ये दो रिले होते हैं रेस। यह क्या होता है, एक टीम इवेंट भी होता है, एक क्या होता है इसमें, एक क्या होता है, एक जो है मिक्स्ड भी होता है, एक तो ये एक ये और एक मिक्स्ड इवेंट होता है। और एक टीम में कितने खिलाड़ी, एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं और एक्स्ट्रा भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे बात करेंगे। तो एक बेटन दिया जाता है, उस बेटन को क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, जिसे एक्शन जोन बोलते हैं। तो अब एक्शन जोन 100 मीटर की बात करें, 4x100 मीटर, तो यहां पे भी 30 मीटर हो गया। पहले यही एक्शन जोन 20 मीटर का हुआ करता था, लेकिन अब 30 मीटर कर दिया गया। पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन जोन होता था, एक्सीलरेशन जोन होता था एजेड एक्सीलरेशन जोन, जो कि 10 मीटर का होता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, अब टोटल 30 मीटर का होता है, ठीक है ना। बेटन का वजन जो होता है, अगर इसमें बात करें तो इसमें एक्शन जोन 30 मीटर का ही होता है। अब बेटन जो होता है, बेटन का वजन कितना होता है, तो वह होता है 50 ग्राम का। और बेटन की लंबाई कितनी होती है, तो वो होता है 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। इसका जो अंतिम धावक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अंतिम धावक होता है उसको हम एंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, याद रखना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। WN-1.10 सेंटीमीटर इंटू 3 पाई, बिल्कुल बहुत सही। चलिए ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 10.57 मीटर। कितना होगा, 10.57 मीटर हुआ, ठीक है ना। अब 4x400 रिले को किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 1912 स्टॉक होम में पुरुषों के इवेंट को ओलंपिक में पेश किया गया। किस सन में, तो आप क्या बताओगे किस सन में,
तो आप किस सन में बताओगे? तो याद रखना स्टॉकहोम में। किस सन में भैया मेरे? स्टॉकहोम में 1912 में। 19 यहां लिख लो, 1912 स्टॉकहोम। ठीक, पुरुषों को शामिल किया गया था, जबकि महिलाओं ने पहली बार 1972 में। किस सन में? 1972। कहां हुआ था? म्यूनिख में। क्या हुआ था? म्यूनिख में हुआ था। यह जो है म्यूनिख में महिलाओं ने इसमें क्या किया था? प्रतिभाग किया था। याद रखना, इसके अंतिम रनर को क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। तो यह 4x400 मीटर का स्टॉकहोम 1912 कौन? पुरुष। महिलाओं को 1972 कहां पे? म्यूनिख में शामिल किया गया। याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? बताइए। तो ये क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। हाँ, 1912 में टोटल गोल्ड दिया गया था, उसके बाद वही आखिरी भी गोल्ड था। तो क्या बताओगे? शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? तो याद रखना जागृति। ये जागृति किसी की घर की नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। जागृति, जागृति मतलब तुम्हारे मन की जो चेतना होती है, जो आपकी तत्परता होती है, उसकी बात करता है। ठीक है ना? तो शरीर एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को, जो दोनों आपका काम करता है, जब आपका दिमाग भी काम कर रहा है और आपका शरीर भी काम कर रहा है, उस समय की बात होती है, तब यह होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर, अंतिम वेग पर, गतिवर्धन वेग पर या अस्थायी वेग पर। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। अरे सचिन तोमर जी, हम मजे नहीं लगा रहे हैं भाई। कुछ लोग सोच लेते हैं, पता चला उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, किसी के बीबी का नाम है, अब पढ़ रहा है, बीबी सुन ली तो कहे मास्टर साहब कैसे हमारा नाम जान गए। हाँ, मान लीजिए किसी, तो कैसे होगा? देखो, हम बीबी को इसलिए लेते हैं टारगेट में, जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बीबी है नहीं, इसलिए बीबी को टारगेट में लेते हैं। अभी हमको मार खाने वाली दिन नहीं आई। जिस दिन हमारी भी बीबी हो जाएगी, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो पता चला हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर दूसरे रूम से निकल के आई गई है, तो दिक्कत हो जाएगा हमको। तो जब तक नहीं है तब तक हम टारगेट कर लें। चलिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर, अंतिम वेग पर, गतिवर्धन वेग पर, स्थायी वेग पे। चलिए, तो क्या होगा? किसी वस्तु का जो वेग होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसकी प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। किस पर? उसकी प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है मेरे भाई। याद रखना, किस वेग पर? प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, अंतिम वेग पे नहीं निर्भर करती। उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, शुरुआत की वेग क्या है, उसी पर निर्भर करती है कि वह कितना दूर तय करेगी। ठीक, अब जैसे तुम हो, तो तुम्हारा शुरू में कितना स्पीड दौड़ लिए, अब वही अगर स्पीड मेंटेन कर गए तो वही तुम्हारा वो होगा। अगर तुम मेंटेन नहीं कर पाए, अंतिम वेग पता चला कि एकदम तुम्हारा शून्य हो गया, तो तुम क्या करोगे? तो वही चीज है ना, तो यही बात कर रहा। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है कितनी है? देखो, अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3250 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। यह जो था
यहां पे आपको यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसी चीजें देखी गई जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि उस समय के भी लोग क्या करते थे, खेला करते थे। ठीक है ना। चलो, सबसे पुरानी सभ्यता है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? एगोनिस्ट का, एंटागोनिस्ट का, न्यूट्रलाइजर का या सब्सिडाइजर का? बताओ। बताओ जल्दी से। बबीता कुमारी, गोल्डन बॉय, ममता कुमारी, सचिन तोमर, दिनेश, रंजीत, आनंद, अन्नू, चंद्रमणि, रेणु, पूजा, मधु, भारत सिंह, योगेंद्र, राजेश बिसेन, दिनेश कुमार, पूजा साहू। चलिए, ममता कुमारी। सभी का टीचर्स अकेडमी के आपके अपने परिवार में स्वागत है। बताइए, स्वागत है तो इसी बात पे क्वेश्चन। पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? एगोनिस्ट। अब देखो, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो चीजें होती हैं। एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब देखो, जो सॉरी विपरीत लिख दिया हूं। अब देखो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कहने का मतलब, अगर एगोनिस्ट, जो एगोनिस्ट है वह वर्क कर रही है, अगर वह संकुचित हो रही है तो एंटागोनिस्ट क्या होगी, आराम के फेज में आएगी। जब एंटागोनिस्ट संकुचित होगी तो एगोनिस्ट, और ये परिवर्तित होते रहते हैं। जो मुख्य पेशी होती है, कोई भी मूवमेंट करने के लिए जो प्रमुख पेशी उत्तरदायी होती है उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, और जो उसके विपरीत वर्क करती है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। और जो किसी भी प्रकार का, मतलब बिना उसकी सहायता करती है, मतलब जिन जैसे कि कोई मान लो है तो उसकी सहायक है, जो न्यूट्रलाइज उसमें रहती है, कि अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेगी तो चीजें वर्क नहीं करेंगी, तो उसको हम न्यूट्रलाइजर कहते हैं। मतलब जो कि एकदम से स्थिर हो, जो उसको बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, मतलब वो हिलती डुलती नहीं है, उसको क्या करती है, पकड़ के रखी रहती है। पता चला वो छोड़ दे तो पता चला भाग जाए बाहर, पता चला तुम्हारा हाथ पकड़ के रखी है, छोड़ दे तो पता चला हाथ तुम्हारा भाग जाए, हाँ, और मार खा जाए कहीं पे, तो वो चीज है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजर। तो जैसे कि अगर आप बाइसेप्स और ट्राइसेप लोगे, तो बाइसेप और ट्राइसेप जब लोगे, तो जब बाइसेप को क्या करोगे, फोल्ड करोगे, तो फोल्ड करोगे तो संकुचन कहां होगा, संकुचन तुम्हारे किसमें होगा, तुम्हारा जो बाइसेप है। और ट्राइसेप क्या होगा, ट्राइसेप तुम्हारा क्या होगा, ट्राइसेप जो तुम्हारा है वह आराम के फेज में जाएगा, मतलब स्थिर अवस्था में जाएगा, एकदम क्या होगा, लंबा होगा। तो वही सारी चीजें, कुछ भी मान लो, देसी भाषा में समझो एकदम, ठीक है ना। मतलब जब ये संकुचित हुआ तो ये क्या हुआ, ये रिलैक्स मूड में गया। अब जो रिलैक्स मूड में जाता है वही होता है एंटागोनिस्ट। लेकिन यही जब तुमने क्या किया, फ्लेक्शन किया तब, अब यही जब एक्सटेंशन करोगे तो उस समय क्या करोगे, ये वाली जो तुम्हारी बाइसेप थी यह उल्टा हो जाएगी, ये एंटागोनिस्ट के रूप में काम करने लगेगी, और जो तुम्हारी क्या होगी, ट्राइसेप जो होगी वह क्या होगी, वह तुम्हारी एगोनिस्ट के रूप में काम करने लगेगी। याद रखना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो जो गति के लिए मुख्य पेशी उत्तरदायी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एगोनिस्ट पेशी, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इसमें से क्या नहीं है, सब्सिडाइजर नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है, गट्समर्स को, पर हेनरिक लिम को, नेस्गल को, बेस्डो को? बताओ। तो जर्मन जिम्नास्टिक का जो पिता कहा जाता है, अब देखो, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, जर्मनी की बात हो रही तो जर्मनी की बात करेंगे, तो जो जहान बर्नार्ड बेस्डो थे, जहान बर्नार्ड बेस्डो, अगर इनकी मैं बात करूं तो इनको कहा जाता है जर्मनी के आधुनिक शारीरिक शिक्षा का क्या कहा जाता है, इनको जनक,
क्या कहा जाता है? जर्मन आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, ब से बुढ़ा होता है और ब से बेजो। तो जो बुढ़ा होता है वह क्या करता है? वह जो है क्या होता है? जनक होता है। हमेशा बेटा नहीं ना बड़ा होगा, हमेशा पापे ना बड़े होंगे। तो पापा जब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है, जो बुढ़े लोग होते हैं वो घर के गार्जियन होते हैं, वो घर के क्या होते हैं? जन्मदाता होते हैं। तो सृष्टि के रचनाकार होते हैं। तो बेस जो से याद रखना कि जो जिसमें ब वाले हैं वो क्या होंगे? जनक होंगे। अब जो जोनान बर्नार्ड बेस्डो जो थे, इन्होंने एक स्कूल खोली थी। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो शहर में नहीं जाना चाहते, वो कहां रहना चाहते हैं? वो नेचुरल दुनिया में रहना चाहते हैं। तो याद रखना, इन्होंने एक स्कूल खोला जो कौन सी थी? प्राकृतिक स्कूल थी, प्रकृतिवादी स्कूल थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्टिक स्कूल, जिसको क्या कहा जाता था? फिलैंथ्रोपिनम। क्या कहा जाता था? फिलैंथ्रोपिनम। ठीक। उसके बाद में इसी स्कूल के कौन थे? जो जे साइमन। कौन? जे साइमन। ये जो जे साइमन थे, ये क्या थे? इस स्कूल में शारीरिक शिक्षा के पहले शिक्षक थे। कौन थे? पहले शिक्षक थे यह जे साइमन महोदय। अब उसके बाद आते हैं गट्समर्स। तो जो जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समर्स थे, इनको हम जर्मन जिम्नास्टिक का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। और इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, एक जिम्नास्टिक फॉर द इंडिया यंग, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, और दूसरा द गेम। द गेम में 105 रिक्रेशन गेम की तुलना की गई है। उसी प्रकार से आगे बात करेंगे हम। तो सॉल्जमैन थे। सॉल्जमैन ने क्या किया था? इन्होंने स्टीफेंसन शिक्षा संस्थान जो था उसको खोला था 1785 ईस्वी में। फिर लुडविग जॉन की बात करेगा हम, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक के शिक्षक और राष्ट्रवादी थे। उसके बाद में फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने एक किताब लिखी थी जर्मन जिम्नास्टिक। बार बार पूछता है कि जर्मन जिम्नास्टिक किसने लिखी, क्योंकि जर्मन जिम्नास्टिक का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है गट्समर्स को। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन यहां पे याद रखना, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी। जो लुढ़कता पुढ़कता है वही ना जिम्नास्टिक के विषय में ज्यादा करेगा। तो याद रखना, जिम्नास्टिक की किताब लिखी थी लुढ़क पुढ़क ने, मतलब फ्रेडरिक लुडविग ने। फिर एडोल्फ स्पेसिस आए थे, जिन्होंने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक किया और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, दो पुस्तक लिखी थी। ठीक। तो इस तरीके से फिर ईटी गुरसवा भी आए थे, जिन्होंने फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट कहा जाता है। याद रखना, यह पूछा जाता है फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट कौन है? तो ईटी गुस्ताव। ईटी गुस्ताव जो थे, उनको जो है फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट कहा जाता है जर्मनी में। अब पर हेनरिक लिंग की बात आ गई। तो पर हेनरिक लिंग कौन थे? तो इन्होंने जिम्नास्टिक को, ये स्वीडन के थे, और इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा और इन्हें चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। और इनका जो समय था वो 1776 से 1839 ईस्वी तक था। पर हेनरिक लिंग ने 4 जो भाग में जिम्नास्टिक को जो बांटा था, वो बांटा था सैन्य जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक मतलब मेडिकल जिम्नास्टिक, उसके बाद में एस्थेटिक जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक जिसको कहते हैं, और उसके बाद में फिर चौथा जो था इनका आपका मिलिट्री जिम्नास्टिक और एजुकेशनल जिम्नास्टिक। तो टोटल एजुकेशनल, मिलिट्री, मेडिकल और एस्थेटिक 4 प्रकार की इन्होंने जिम्नास्टिक को बांटा था। ठीक है ना। फ्रेंच नेस्गल की बात करें तो ये कहां के थे? डेनमार्क के थे। और फ्रेंच नेस्गल ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक और जिम्नास्टिक फॉर द सेकेंडरी स्कूल 2 पुस्तक लिखी थी। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक किसने लिखी थी? ठीक है ना। तो याद रखना कौन होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो फ्रेंच नेस्गल, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए मेरे भाई, तुम उसको तोड़ो मड़ोड़ो, जितना हो सके उसके अंदर उसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दो खोल के। प्रथम
बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? भाई क्लास को लाइक करो यार, इसे नहीं पता चलेगा, इसे मजा नहीं आता है ना। तो आप लोग क्लास को शेयर करते हो ना, तो क्लास को लाइक करते हो। हम बोलते भी नहीं है बहुत ज्यादा, आपको प्रेशर भी नहीं, क्योंकि मेरा फोकस रह जाता है पढ़ने और पढ़ाने पे और समझाने पे आपको, कि जितना हो सके उतना दे दें हम, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें मेरा यही कोशिश होता है जितना हो सके मैं आपको डिलीवर कर सकूं उतना कर सकूं। प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न हुआ था? बताओ। तो याद रखना, प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर जो हॉकी का मैच हुआ था वो 1976 में मॉन्ट्रियल में। कहां पे? 1976 में मॉन्ट्रियल में हुआ था, याद रखना। ठीक, चलो अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? उपयोगितावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद? बताओ। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन का क्या मानता है? सफलता की कुंजी मानता है। और इसका आप हमको क्या बताएंगे? इसका हमको सभी के क्या बताएंगे कि इनके प्रवर्तक कौन हैं? इनके प्रवर्तक कौन कौन है, यह भी हमको कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए, अगर मैं बात करूं कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन में सफलता की कुंजी मानता है, तो आप क्या बताओगे? तो देखो, जो अनुभव करोगे ना वही तो है। और अनुभव क्या कर रहे हो, मतलब उस चीज को तुम प्रैक्टिकली जब तक करोगे नहीं तब तक अनुभव नहीं कर पाओगे। जब प्रैक्टिकल करोगे तभी अनुभव होगा। अगर तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएगा तो तुम क्या जानोगे कि दुख क्या है? अनुभव नहीं करोगे तो। तुम अगर खुशी का अनुभव नहीं करोगे तो तुम क्या जानोगे? अगर खुशी जब इजहार करोगे, जब तुम किसी से प्यार नहीं करोगे तो तुम क्या जानोगे कि प्यार है? तो प्यार का क्या किया तुमने? उपयोग किया। प्यार का उपयोग क्या किया? प्यार दो प्यार लो। तो प्यार दिया और प्यार लिए, तो जब प्यार दिया और प्यार लिए मतलब क्या किया? प्यार का तुमने उपयोग किया। उपयोग किया तो इसी को क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। और तुमने उसको क्या किया? प्यार को तुमने देखा नहीं, उसको क्या किया? अनुभव किया। तो वही है। ठीक। और उपयोगितावाद के जनक कौन है? प्यार मैंने बताया ना, प्यार का उपयोग किया। तो जान किसको किया? जान को ही तो करोगे। तो क्या होगा? जॉन डीवी। आदर्शवाद, मैंने कहा था प्लेट में आदर्श, जब तुम्हारा देखने वाले आएंगे शादी वाले, तो क्या करोगे? इसे ही ले जाके हाथ में दे दोगे, ले भैया पानी पियो। प्लेट में सजा के ले जाओगे ना अच्छी तरीके से। तो वही है आदर्शवाद का क्या? प्लेटो। ठीक, समझे? यथार्थवाद, जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, वही अरस्तु है। ठीक, चलो। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? बताओ। 40 मीटर, 46 मीटर, 35 मीटर, 30 मीटर? ठीक, तो ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ट्रिपल जंप का जो रनवे होता है वह कितना लंबा होता है? तो आप क्या बताओगे? न्यूनतम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, याद रखना। न्यूनतम। तो न्यूनतम जो होता है वह 40 मीटर होता है, ट्रिपल जंप की जो लंबाई होती है। ठीक, रनवे की जो न्यूनतम लंबाई 40 मीटर। हाँ, एवं चौड़ा कितना होता है? 1.22 मीटर चौड़ा होता है। इसे रनवे की क्या होती है? शुरुआत से टेक ऑफ लाइन तक क्या किया जाता है? नापा जाता है, याद रखना। ट्रिपल जंप में। ठीक, हॉप, स्टेप और जंप, इसके क्या होते हैं? अप्रोच, हॉप, स्टेप और जंप। ट्रिपल जंप का बात है। चलो, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब अधिक, बताओ। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब क्या होगा? जब
अधिक होगा जब वस्तु का आयाम अधिक होगा, वस्तु का भार कम होगा, वस्तु का भार अधिक होगा, वस्तु का आयाम कम होगा। बताओ। बताओ जल्दी से। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा कब होगा? जब अधिक होगा जब वस्तु का क्या होगा? वजन भारी होगा। क्योंकि देखो छत पे चले जाओ और छत पे से कोई वस्तु है, अब उस वस्तु को तुम नीचे गिराओ, एक कागज लो और एक पत्थर लो, या अपनी बीबी को लो और ऊपर से फेंक दो नीचे, तो नीचे कौन आएगा? बीबी जल्दी आएगी, या एक छोटा टुकड़ा लोगे, एक जो कि जिसका वजन कम होगा वह नीचे जल्दी आएगा। देखना रे भैया कोई फेंकना मत, नहीं पता चला हमको झूठे जो है जेलो जाना पड़ेगा कि मास्टर उकसा दिया गलत काम करने के लिए। हाँ ठीक, तो क्या बताओगे? तो जो जल्दी नीचे आए, या मान लो नीचे तुम कुछ कर रहे हो, नीचे तुम कोई काम कर रहे हो, तो जल्दी कौन आएगा? मम्मी पापा, या तुम मान लो तुम्हारी शादी हुई है फिर भी तुम पड़ोस वाली को देख रहे हो, तो कौन नीचे जल्दी आएगा? जल्दी बीबी आएगी ना। तो जल्दी जैसे ही देखेगी बीबी जल्दी आ जाएगी, तो जल्दी बीबी नीचे आएगी, मतलब क्या? वजन जिसका ज्यादा वो जल्दी नीचे आएगा। ठीक मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? वृद्धि के नमूने को कौन नियंत्रित करता है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसीलिए अब हमको तो डर लगने लगा कि जिस दिन हमको किसी की बीवी पा जाएगी तो हमको बड़ी कुटाई कूट देगी कि आप जो है मेरे पति को जो है उकसाते हैं। हैं? अब कल से जो है नहीं भैया, कल से हम एग्जाम्पल नहीं देंगे पत्नियों का, बेचारी इतना सेवा करती है तुम लोगों का। हैं? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, तो अगर मैं बात करूं तो जब वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है कौन, तो आप क्या बताओगे? जो जीन्स होता है, यही जीन्स क्या होता है? जीन्स वह होता है जो आपके आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से लेके दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जीन्स कहते हैं। ठीक है ना। अगर सेल मतलब सेल, सेल यहां पे सेल लिख दिया है, वो सेल होगा, सेल मतलब कोशिका। ठीक है ना, याद रखना। क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है, तो क्रोमोसोम क्या होता है बताओ? जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है कितना होता है? तो याद रखना 23 जोड़ा होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा। और ये जो 23 जोड़ा होता है, इसमें से ऑटोसोम और ओलोसोम दो होते हैं। ऑटोसोम की अगर मैं बात करूं और ओलोसोम की बात करूं, एक होता है कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने होते हैं? 22 जोड़े। कितने? 22 जोड़े। और एक जोड़ा जो होता है, जो एक्स और वाई होता है, यह जो होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, याद रखना। लेकिन पुरुष इतना और देखो, यही जो ये एक्स वाई है यह पुरुषों में होता है, और महिलाओं में यही जोड़ा एक्स एक्स का होता है। इसीलिए जब एक्स एक्स का निषेचन होता है तो क्या होता है? लड़की या बेटी जन्म लेती है, और जब एक्स और वाई होता है तो यह जो है लड़का जन्म लेता है, बेटा जो नालायक होता है एक नंबर का वो जन्म लेता है। तो ये जो इस नालायक को जन्म देने के लिए जो इस समाज का पुरुष है, जो जानता है फिर भी वह किसको दोषी देता है? महिला को। लेकिन बेचारी महिला इसमें कोई दोषी ही नहीं है, यह दोषी तो क्या है? नालायक पुरुष है। ठीक है ना। यह जो, क्योंकि इसी के पास एक्स वाई है, इस बेचारी के पास तो क्या है? एक्स एक्स है, दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे तब क्या होंगे? वो होगा। ठीक, तो याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसको हम रसोई घर कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी बनता है।
यहीं पे ग्लूकोज का क्या होता है, टूटता है आपका। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर होती हैं। चलो, जैविक प्रक्रिया कौन सी है, बताओ जल्दी से, जैविक प्रक्रिया कौन सी है? अरे इंडिया का बैटिंग है, इंडिया का बैटिंग देखने के चक्कर में तुम लोगों का एग्जाम है, पता चला एग्जाम भी न दे पाए। हाँ, क्या भाई गजब काम तुम लोग करते हो जी। अरे एग्जाम डेट आ गई है पागलों, एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। तो जैविक प्रक्रिया कौन सी है, तो क्या बताओगे जैविक प्रक्रिया कौन सी है? तो क्या बताओगे जैविक प्रक्रिया क्या है? तो वंशानुगत जो है, यह क्या होती है, यह आपकी जैविक प्रक्रिया होती है, याद रखना। जीव के जैविक प्रक्रिया होती क्या है, समझो उसे। जो भी जीव होते हैं, उन जीवों से जो भी संबंधित प्रक्रिया होगी, वही क्या कहलाएगी, जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया भी हो सकती है, या जो भी होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित करती है, वही क्या होती है, आपकी जैविक प्रक्रिया। तो जो वंशानुगत होता है, वह आपकी क्या है, वह आपकी जैविक प्रक्रिया है, याद रखना, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, कभी कभी शौक को भी किनारे दरकिनार रखना पड़ता है मेरे भाई। हाँ, अच्छी बात है। हृदय और फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेरुरज्जा द्वारा, सेरिबल द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा, ठीक है। जाओ आप लोग मैच देखो, और ये आज आप लोगों का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और क्यों होता है यह भी। हाँ, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि अब मैच देखने में आप लोगों का भी मन लग रहा है, तो इसको देखिए। बाकी अभी क्वेश्चन तो और थे, लेकिन उनको हम कराएंगे अगली क्लास में, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो जो लोग बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी स्टेट या एमपी वर्ग 2, वर्ग 3 या यूपी टीजीटी रिवीजन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, या रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, तो वो सभी लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच के लिए आप जुड़ सकते हैं 9628 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे। आप इसके साथ जुड़ेंगे, और आपको इसी प्रकार से हर चीज को आपको हंसते हंसाते और बकायदा ट्रिक के साथ, कि जो भी चीज होगा, आपको ये नहीं रहेगा कि हमको बाहर में पढ़ना है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, सुबह शाम को 7 बजे। थैंक यू, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, नाराज नहीं है हम, सचिन तोमर जी, हम नाराज नहीं मेरे भैया, नाराज और आज नहीं है। अरे देखो, ठीक है, आप लोग भी जाओ, क्योंकि हमको भी इसके बाद जस्ट क्लास दूसरी लेनी है, ऐप पे क्लास लेनी है, फिर उसके बाद फिर क्लास है लगातार। हम तो 3 4 घंटे हमको तो बैठे ही रहना है अब। हाँ,